जब बीजेपी ने बंगाल चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की तो एक नाम हर तरफ गूंजने लगा, अमित शाह। लेकिन इस हार से तिलमिलाए एक गुट ने कुछ ऐसा सोचा जिसको रोकना डोभाल जी के लिए भी नामुमकिन था। 15 मई 2026 को जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर निकले तो देश की पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री के कंधों पर आ गई। उस दिन अमित शाह डोभाल से मिलकर देश के हालात का जायजा ले रहे थे। डोभाल जी ने कहा, सब काबू में है। तभी उनके ईयरपीस में एक दबी सी आवाज आई, सर कुछ बड़ा होने वाला है, जल्दी ऑफिस आइए। जगह का पता नहीं पर खतरा असली है। डोभाल जी बिना कुछ कहे ऑफिस से निकल जाते हैं। दरअसल अगले दिन सुबह अमित शाह को बंगाल के नए मुख्यमंत्री के साथ एक अहम बैठक करनी थी और उसी ऑफिस के पास एक बम छुपाया जा चुका था, जो फटा तो पूरी दिल्ली हिल जाती। उधर जब डोभाल जी एनएसए दफ्तर पहुंचे तो अधिकारी विक्रम सिंह राठौर ने बताया, सर इस बार साजिश बड़ी है और कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बम की टाइमर चल चुकी थी, सिर्फ 15 घंटे बचे थे। लेकिन इस पूरी साजिश की असली शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी। दरअसल इस कहानी की जड़ें जुड़ी थीं 4 मई से। उस दिन बंगाल चुनाव का रिजल्ट लगभग साफ हो चुका था और बीजेपी ने टीएमसी को इतने बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया था कि विपक्ष के खेमे में बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। शाहीन बाग इलाके की एक तंग गली में बने मकान के अंदर 4 लोग बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक का फोन बजा और वो थोड़ा हटकर बात करने लगा। उधर से एक महिला की आवाज आ रही थी जो गुस्से में रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, तुम कुछ भी करो, जो भी करना पड़े, लेकिन ये सफल होना चाहिए। और फोन कट गया। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। चारों एक दूसरे को देखते रहे। फिर उनमें से एक ने मेज पर रखी एक पुरानी डायरी उठाई और पन्ने पलटते हुए धीमी लेकिन पक्की आवाज में बोला, 15 मई के बाद मोदी जी विदेश दौरे पर जाएंगे और जब वो देश से बाहर होंगे तब अगर हम अपना प्लान अंजाम दें तो काम बहुत आसान हो जाएगा। ये सुनते ही बाकी तीनों ने बिना कोई सवाल किए, बिना किसी हिचकिचाहट के उस बात से सहमति जता दी। फिर कमरे के एक कोने से एक बड़ा सूटकेस निकाला गया। किसी ने नहीं पूछा कि उसमें क्या है और चारों एक एक करके उस कमरे से बाहर निकल गए। कमरे से निकलते ही चारों 2 हिस्सों में बट गए। उनमें से 2 ने सड़क पर खड़े होकर एक ऑटो रोका और सीधे गृह मंत्रालय की तरफ निकल गए और बाकी 2 उस बड़े सूटकेस को लेकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। उन्हें कोलकाता जाना था और उनकी फ्लाइट का वक्त करीब आ रहा था। ये चारों बांग्लादेशी घुसपैठिए थे, आदिल, आमिर, रशीद और तम्मा। राशिद और तम्मा पिछले 10 साल से बंगाल में रह रहे थे, जबकि आदिल और आमिर पिछले महीने ही भारत में घुसे थे। चारों टीटीपी और आईएसआई ग्रुप से जुड़े थे। ये कई सालों से बंगाल के मालदा सेक्टर के रास्ते भारत में आ जा रहे थे। इनका काम था ड्रग्स, नकली करेंसी और हाई एंड वेपन्स भारत में लाना ताकि देश में दंगे भड़कें। इनके साथ भारत के कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और बड़े माफिया लोग डायरेक्टली कनेक्ट में थे। दरअसल पहले ये सारा काम अतीक अहमद के जरिए होता था, लेकिन जब से उसकी मौत हुई तब से ये सारा काम खुद संभालने लगे और 10 साल से भारत में रहने की वजह से इन्हें यहाँ का हर रास्ता, हर नेटवर्क अच्छी तरह पता था। जब बंगाल इलेक्शन हुआ तो इनके एक इंडियन पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट को पहले से पता चल गया था कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। बांग्लादेश में एक बड़ी मीटिंग हुई जिसमें कई बड़े आतंकी शामिल थे। उन्होंने पीएम पर हमले का प्लान बनाया, लेकिन वो फेल हो गया। असल में इनका सबसे बड़ा डर ये था कि अगर बीजेपी बंगाल में सत्ता में आ गई तो बॉर्डर फेंसिंग हो जाएगी और इनका पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने दूसरा प्लान बनाया। बंगाल इलेक्शन रिजल्ट के बाद कुछ ऐसा किया जाए जिससे फेंसिंग कुछ महीनों के लिए रुक जाए और तब तक ये अपना ज्यादा से ज्यादा माल भारत में एंटर करा सकें। और इसके लिए इन्होंने सोचा कि 15 मई को जब मोदी जी विदेश दौरे पर होंगे और उनके साथ काफी हाई सिक्योरिटी होगी, उस वक्त अगर अमित शाह पर हमला हो तो पूरा देश हिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था, गृह मंत्रालय में बम लगाया कैसे जाए? और यहीं से शुरू हुई असली प्लानिंग। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। उधर एनएसए दफ्तर के एक बंद कमरे में डोभाल जी और विक्रम थे। डोभाल जी दीवार पर लगे भारत के नक्शे को घूर रहे थे
और कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। डोभाल जी ने विक्रम से पूछा, ये अलर्ट कहां से मिला? विक्रम बोला, सर, बंगाल इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं मोदी जी की सिक्योरिटी टीम के साथ था। जब मोदी जी झालमुड़ी खा रहे थे तब उनकी सिक्योरिटी में जो ब्रीच हुई थी, उसके बाद मैंने एक एसेट बंगाल में छोड़ा था जो वहां घुसपैठियों के बीच रहकर काम कर रहा है। उसने 16 मई को किसी बड़े हमले के बारे में कुछ सुना था, लेकिन उसके बाद से उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। डोभाल जी कुछ देर चुप रहे और नक्शे पर बंगाल की तरफ देखते रहे। तभी टेबल पर रखा एनक्रिप्टेड लैंडलाइन बज उठा। गृह मंत्रालय की डायरेक्ट लाइन थी। उधर अमित शाह थे। आवाज शांत लेकिन सीधी। डोभाल जी, बिना ब्रीफिंग के चले गए? कुछ है जो मुझे नहीं पता? डोभाल जी ने एक पल रुककर जवाब दिया, सर, सिचुएशन मॉनिटर हो रही है, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है। और लाइन बंद हो गई। लेकिन अमित शाह जानते थे, जब डोभाल जी कहें कि चिंता मत करो, तब असल में अलर्ट हो जाना चाहिए। उन्होंने तुरंत एक सिक्योर सैटेलाइट लाइन पर कॉल मिलाई। दूसरी तरफ यूएई में मोदी जी थे। अमित शाह ने पूरी सिचुएशन ब्रीफ की। मोदी जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, अमित जी, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो डोभाल जी संभाल लेंगे, आप चिंता ना करें। लाइन बंद हो गई। डोभाल जी ने नक्शे से नजरें हटाईं और सीधे विक्रम की तरफ देखा। विक्रम, बंगाल में चुनाव हुआ, पीएम पर हमले की कोशिश हुई, ये दोनों कोइंसिडेंस नहीं है। अपनी टीम एक्टिवेट करो और आज रात बंगाल मूव करो। इधर मैं हैंडल करता हूं। विक्रम ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसी रात एक नया मिशन एक्टिवेट हुआ, ऑपरेशन काली। शाम के 9 बज चुके थे और बम की टाइमर पर वक्त साफ दिख रहा था। धमाके में बचे थे सिर्फ 12 घंटे। 4 मई शाम के 8 बजे दोनों शाहीन बाग से निकलकर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। उनमें से एक का नाम रशीद था और दूसरे का नाम आमिर। दोनों एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उनका सूटकेस बड़ा अजीब था, क्योंकि जब वो सिक्योरिटी स्कैनर से गुजरे तो सूटकेस आयरन का होते हुए भी कोई बीप नहीं हुई। वहां तैनात 2 आर्मी ऑफिसर्स को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने दोनों को रोका और सूटकेस चेक करने को कहा। पहले दोनों थोड़ा सकपकाए, लेकिन फिर आमिर ने बिना कुछ बोले सूटकेस आगे बढ़ा दिया। ऑफिसर ने सूटकेस खोला, अंदर कुछ नहीं था। ऑफिसर्स ने दोनों को जाने दिया। दरअसल वो सूटकेस किसी आम धातु का नहीं था, वो एक स्पेशल एलॉय से बना था जो हर स्कैनर को ब्लॉक कर देती है। एक्सरे हो या मेटल डिटेक्टर, कुछ भी डिटेक्ट नहीं होता। और उन दोनों का प्लान था बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में एंटर करना और वहां से एक ऐसा एडवांस्ड आरडीएक्स बॉम्ब लाना जिसका ब्लास्ट हो जाए तो कई किलोमीटर तक उसका असर हो। कुछ देर बाद उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया और दोनों बोर्डिंग गेट की तरफ बढ़ गए और कोलकाता के लिए रवाना हो गए। उधर बाकी 2 गृह मंत्रालय के आसपास घंटों से रिकनेसेंस कर रहे थे। तभी उनके पास एक कार आकर रुकी और दोनों उस गाड़ी में बैठकर वापस शाहीन बाग की तरफ निकल गए। 15 मई रात के 11 बज चुके थे। विक्रम एयरपोर्ट पर था। कुछ देर में उसकी कोलकाता के लिए फ्लाइट थी। उसके साथ उसके 2 साथी राणा और ध्रुव थे। इधर डोभाल जी ने एक नई टीम बनाई थी जिसमें कुल 6 लोग थे और उन्हें लीड कर रहा था अभय सिंह। ये सभी वही ऑफिसर्स थे जो ऑपरेशन ऑक्टोपस में थे। डोभाल जी ने अभय से कहा, जितने भी सेंसिटिव जोन्स हैं वहां अलर्ट कर दो और इस ऑपरेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, रॉ और आईबी को भी नहीं। जितने भी हाई सेंसिटिव एरियाज हैं वहां तुम और तुम्हारी टीम काम करेगी। ये सुनकर अभय अपनी टीम को लेकर निकल गया। डोभाल जी अकेले बैठ गए और मैप की तरफ देखते हुए कुछ सोचते रहे। उधर आदिल और तम्मा एक गाड़ी में बैठे शाहीन बाग की एक तंग गली में पहुंचे और गाड़ी से उतरे। गाड़ी का ड्राइवर भी उनके साथ उतरा और उसने पीछे की डिक्की खोली, जिसमें से एक भारी बैग निकाला और तम्मा को पकड़ाया। तम्मा ने बैग खोलते हुए कहा, पूरे 50 लाख है। ड्राइवर बोला, हाँ, और साहब ने कहा है कि 16 मई को 9 बजे काम पूरा हो जाने के बाद बाकी 50 लाख भी पहुंचा दिए जाएंगे। तम्मा ने बैग बंद किया और ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोला, 8 मई को आमिर और रशीद आरडीएक्स बॉम्ब लेकर दिल्ली आ जाएंगे। तब तक साहब को बोल दो कि बॉम्ब फिट करने का जुगाड़ कर ले। ये कहकर तम्मा और आदिल दोनों शाहीन बाग की तंग गली में निकल गए और ड्राइवर गाड़ी लेकर दिल्ली के अंदर चला गया।
उधर आमिर और रशीद कोलकाता से मालदा के रास्ते बांग्लादेश पहुंच चुके थे। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड बंकर में अब्दुल रहीम खान अपने 2 साथियों के साथ बैठा था। यही शख्स इस पूरे नेटवर्क का सबसे अहम लिंक था और आजकल आईएसआई ऑपरेशन का सारा लॉजिस्टिकल काम यही देख रहा था। रशीद और आमिर दोनों बंकर में दाखिल हुए। सलाम दुआ के बाद अब्दुल रहीम खान ने सामने रखे एक हैवी ड्यूटी केस की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो रहा बॉम्ब, इसे अपने स्पेशल सूटकेस में रखो और बॉर्डर के उस पार एक टैक्सी खड़ी है, तुम्हें उससे रोड के रास्ते दिल्ली जाना है क्योंकि फ्लाइट से पकड़े जा सकते हो। फिर उसकी आवाज में गहरी गंभीरता आ गई, और इस बार ये प्लान किसी भी हाल में फेल नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम फिर कभी भारत को घुटनों पर नहीं ला पाएंगे और ग़ज़वा-ए हिंद का सपना अधूरा रह जाएगा। रशीद और आमिर ने हाँ में सिर हिलाया, बॉम्ब को स्पेशल सूटकेस में रखा और बॉर्डर की तरफ निकल गए। मालदा बॉर्डर पार करते ही उन्हें एक टैक्सी मिली और दोनों उसमें बैठकर दिल्ली की तरफ निकल गए। 2 दिन के लंबे सफर के बाद वो दिल्ली पहुंच गए। रास्ते में कई चेक पॉइंट्स पर उनका स्पेशल सूटकेस किसी भी स्कैनर में डिटेक्ट नहीं हो पाया और दोनों बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते रहे। 10 मई की सुबह शाहीन बाग की उसी तंग गली में एक चमचमाती BMW आकर रुकी। उसमें से एक यंग पॉलिटिकल लीडर निकला और सीधे उस घर के अंदर चला गया जहां पहले से चारों आदिल, आमिर, रशीद और तम्मा मौजूद थे। असली खेल अब शुरू होने वाला था। पॉलिटिकल लीडर ने अंदर आते ही पहला सवाल किया, बॉम्ब आ गया? तम्मा ने कहा, जी सर। पॉलिटिकल लीडर ने कुर्सी खींची और बैठते हुए कहा, ध्यान से सुनो। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चारों की नजरें उस पर टिकी थीं। 15 मई को मोदी विदेश के लिए निकलेंगे तो 14 मई को उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में ज्यादातर ऑफिसर्स और रिसोर्सेज उनके साथ होंगे। उस दिन गृह मंत्रालय में सबका ध्यान बटा हुआ होगा और सिक्योरिटी थोड़ी लूज होगी। तुम्हें 14 मई की रात ठीक 4 बजे गृह मंत्रालय की तरफ निकलना है। पॉलिटिकल लीडर ने अपनी जेब से एक फोल्डेड कागज निकाला और तम्मा के सामने रख दिया। ये गृह मंत्रालय का कंप्लीट लेआउट है। हर एंट्री पॉइंट, हर कैमरा, हर गार्ड की शिफ्ट का स्केड्यूल, सब कुछ इसमें है। तम्मा ने कागज खोला और ध्यान से देखने लगा। पॉलिटिकल लीडर आगे बोला, गृह मंत्रालय की बैक साइड में एक पुरानी मेंटेनेंस शाफ्ट है जो बिल्डिंग के अंदर तक जाती है। ये शाफ्ट 1980 के दशक में बनी थी और करंट सिक्योरिटी रिकॉर्ड्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। किसी स्कैनर का कवरेज भी वहां तक नहीं पहुंचता। आदिल ने पूछा, लेकिन उस तक पहुंचेंगे कैसे? पॉलिटिकल लीडर ने कहा, मिनिस्ट्री के बाहर एक म्युनिसिपल ड्रेनेज टीम हर महीने काम करती है। मैंने उस टीम के 2 वर्कर्स का अरेंजमेंट कर दिया है जो उस रात तुम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। तुम म्युनिसिपल वर्कर्स के यूनिफॉर्म में होगे, हाथ में टूल्स होंगे, कोई रोकेगा नहीं। शाफ्ट के अंदर घुसने के बाद सीधे तीसरे टर्न पर एक आयरन वॉल है। उसके पीछे एक छोटी सी कैविटी है जो ओरिजिनली इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए बनाई गई थी लेकिन अब अनयूज्ड है। बॉम्ब वहां फिट करना है। वो जगह इतनी हिडन है कि अगर कोई स्पेसिफिकली वहां ढूंढने न जाए तो कभी नहीं मिलेगा। तम्मा ने पूछा, बॉम्ब की टाइमिंग? पॉलिटिकल लीडर बोला, 16 मई सुबह 9 बजे का टाइमर सेट करना है। उस वक्त अमित शाह अपने ऑफिस में होंगे और ब्लास्ट का असर पूरी बिल्डिंग तक जाएगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई। पॉलिटिकल लीडर उठा और जाते जाते बोला, याद रखो 14 मई की रात 4 बजे, 1 मिनट की भी देरी नहीं। और वो उसी चमचमाती BMW में बैठकर अंधेरे में गायब हो गया। 14 मई की रात ठीक 4 बजे आदिल और तम्मा म्युनिसिपल वर्कर्स की यूनिफॉर्म पहनकर एक छोटी वैन में बैठकर गृह मंत्रालय की तरफ निकले। उनके हाथ में टूल्स का बैग था और उस बैग के अंदर वो RDX बॉम्ब छुपा हुआ था जो कई किलोमीटर तक तबाही मचा सकता था। मिनिस्ट्री के पास पहुंचकर दोनों बिना किसी हड़बड़ाहट के वैन से उतरे और मेंटेनेंस शाफ्ट की तरफ बढ़ गए। गार्ड ने एक नजर देखा, म्युनिसिपल वर्कर्स की यूनिफॉर्म देखी और वापस अपनी पोस्ट पर चला गया। शाफ्ट के अंदर घुसते ही घुप अंधेरा था। दोनों ने अपनी पेन टॉर्च जलाई और आगे बढ़ते रहे। तीसरे टर्न पर वो आयरन वॉल मिली जिसका जिक्र पॉलिटिकल लीडर ने किया था। उसके पीछे वो छोटी सी कैविटी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बताई गई थी। आदिल ने बॉम्ब निकाला, टाइमर 16 मई सुबह 9 बजे सेट किया और बॉम्ब को कैविटी के अंदर केयरफुली फिट कर दिया और बॉम्ब की टाइमिंग चालू हो गई थी। इधर 16 मई हो गई थी और रात के 2 बज गए थे। धमाके में बचे थे सिर्फ 7 घंटे।
विक्रम अपने दोनों साथियों को लेकर कोलकाता एयरपोर्ट पर उतरा। उसका एक ही प्लान था, बंगाल में छोड़े गए अपने एसेट को ढूंढना। आखिरी बार जब उससे बात हुई थी तब उसने बताया था कि वो मालदा सेक्टर के आसपास है। विक्रम ने राणा से कहा, तुम यही कोलकाता में रहो। मैं मालदा की तरफ निकलता हूँ। राणा ने यस सर कहा और टैक्सी पकड़कर उस मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके की तरफ निकल गया जहां बांग्लादेश से आए घुसपैठिए रहते थे। और विक्रम ध्रुव के साथ एक रेंट की गाड़ी लेकर मालदा की तरफ निकल गया। उधर राणा जब उस इलाके में पहुंचा तो उसने वहां एक मुस्लिम के भेष में एंट्री की थी ताकि कोई उससे सवाल न करे। वो एक चाय की टपरी पर बैठ गया जहां कुछ लोकल लोग बैठकर चाय पी रहे थे और उसने वहां अपनी छानबीन शुरू कर दी। राणा ने वहां बैठे लोगों के बीच ऐसे ही लापरवाही से कह दिया, पता नहीं इस बंगाल का क्या होगा। बीजेपी अब हम मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार करेगी। अब बंगाल रहने लायक नहीं रहा। वहां बैठे सभी लोगों ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला और सब वापस अपनी चाय में डूब गए। राणा चाय पीकर उठा और आगे की तरफ चलने लगा। तभी उसी टपरी पर बैठा एक शख्स अचानक दौड़कर उसके पास आया और बिना कुछ कहे उसके साथ कदम मिलाकर चलने लगा। वो शख्स धीमी आवाज में बोला, भाईजान अस्सलाम वालेकुम। राणा ने जवाब दिया और उसकी तरफ देखा। वो शख्स बोला, आप सही कह रहे थे भाईजान, अब बंगाल रहने लायक नहीं रहा। मैं तो वापस बांग्लादेश जा रहा हूं, कम से कम वहां कोई जुल्म तो नहीं होगा। राणा की आंखें खिल गईं, लेकिन उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और शांति से बोला, सही कह रहे हो जनाब, मैं भी सोच रहा हूं वापस चला जाऊंगा। राणा ने पूछा, आपका नाम क्या है? वो शख्स बोला, रहीम। राणा बोला, रहीम भाई, मैं तो यहाँ पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। इतने सालों के बाद बंगाल छोड़ने का मन नहीं करता। तभी रहीम ने कुछ ऐसा कहा जिससे राणा के कान एकदम खड़े हो गए। शायद ये पॉसिबल भी है कि हम यहीं रह जाएं भाईजान, चलो मेरे साथ। राणा और रहीम एक तंग और अंधेरी गली से होते हुए एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बांग्लादेश से आए दर्जनों घुसपैठिए रह रहे थे। रात का वक्त था, इसलिए ज्यादातर लोग सो चुके थे। रहीम उसे एक घर के अंदर ले गया जहां 4 लोग और बैठे थे, सभी नशे में धुत और आंखें बोझिल। रहीम और राणा भी वहीं बैठ गए। रात के 3 बज चुके थे। राणा के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, रात के 3 बजे ये सब जाग क्यों रहे हैं? तभी उनमें से एक शख्स ने नशे में लड़खड़ाती आवाज में कहा, भाईजान तम्मा से बात हुई? दूसरा शख्स बोला, हाँ, सुबह 9 बजे हमला हो जाएगा और फिर इस हिंदुस्तान की तबाही की शुरुआत होगी। और सब वापस नींद में उतर गए। रहीम भी लेट गया, लेकिन राणा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। सुबह 9 बजे मतलब सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। राणा ने एक बार धीरे से पूछा, 9 बजे कहां पर हमले का प्लान है? रहीम ने आंखें बंद करते हुए कहा, सो जा भाई, सुबह खुद मालूम हो जाएगा। राणा जानता था कि ये खबर हर हाल में विक्रम तक पहुंचानी थी, लेकिन लोकेशन जाने बिना ये इन्फॉर्मेशन अधूरी थी। इसलिए उसने एक बार फिर रहीम को कुरेदने की कोशिश की। अरे भाईजान, मुझे भी बता दो तो मैं भी चैन से सो पाऊंगा, नहीं तो सारी रात नींद नहीं आएगी। रहीम ने एक आंख खोली और धीमी आवाज में बोला, अमित शाह के ऑफिस में बड़ा चालाक बना फिरता है, उसी का काम तमाम करना है सबसे पहले। ये सुनते ही राणा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया और करवट लेकर लेट गया जैसे सो रहा हो। कुछ देर बाद जब सब गहरी नींद में चले गए तो राणा टॉयलेट के बहाने उठा और धीरे से दरवाजा खोलकर गली में आ गया और तुरंत विक्रम को कॉल मिलाई। उस वक्त विक्रम मालदा की तरफ जाते हुए रास्ते में था। विक्रम का फोन बजा। राणा ने दबी आवाज में कहा, सर, हमला सुबह 9 बजे होना है, टारगेट। तभी फोन के उस तरफ से एक तेज गोली की आवाज आई। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुक गया। वो चिल्लाया, राणा, राणा! लेकिन लाइन पहले ही डेड हो चुकी थी। दरअसल जब राणा टॉयलेट के बहाने बाहर निकला था तभी रहीम की आंख खुल गई थी और उसने देखा कि राणा बाहर जाकर किसी से बात कर रहा है। रहीम दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया और उसने सुन लिया, सर, हमला सुबह 9 बजे। बस इतना सुनना काफी था। रहीम ने बिना एक पल गवाए अपनी कमर से पिस्टल निकाली और एक गोली दाग दी। गोली राणा के कंधे पर लगी और वो जमीन पर गिर गया। रहीम उसके पास आया और उसका कॉलर पकड़कर पूछने लगा,
कौन है तू? किसके लिए काम करता है? लेकिन राणा जानता था कि अगर वो जिंदा रहा तो ये लोग उससे वो सब उगलवा लेंगे जो उसे पता है। उसने अपनी जीप के नीचे छुपा कर रखी वो स्पेशल साइनाइड टैबलेट निकाली जो हर फील्ड एजेंट के पास होती है और उसे मुंह में रख लिया और राणा शहीद हो गया। रहीम वापस उस कमरे में आया और सोए लोगों को जगाते हुए बोला, जो अभी हमारे साथ था वो एक इंडियन स्पाई था। उसने ये बता दिया कि 9 बजे बॉम्ब ब्लास्ट होगा, लेकिन शुक्र है कि वो ये नहीं जान पाया कि हमला कहां होना है। सभी की नींद एक झटके में उड़ गई और कमरे में हड़कंप मच गया। उनमें से एक ने तुरंत तम्मा को कॉल मिलाई और सारी बात बताई। तम्मा ने पूरी बात सुनी और जोर से हंसा। चाहे वो अपनी पूरी सिक्योरिटी मशीन भी ले आए, उन्हें यह कभी नहीं पता चलेगा कि बॉम्ब कहां है। बस तुम सब सेफ रहो। उधर विक्रम ने जैसे ही फोन कटने की आवाज सुनी, उसने तुरंत गाड़ी रोकी और डोभाल जी को सिक्योर लाइन पर कॉल मिलाई। उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन थी। सर, हमला सुबह 9 बजे होना है, बस इतना ही मालूम चल पाया है अभी तक। एक पल रुककर उसने आगे कहा, और सर, शायद राणा शहीद हो गया। रात के 4 बज चुके थे। विक्रम ने अपने मोबाइल में देखा कि मालदा तक पहुंचने में अभी 4 घंटे बाकी थे और बम की टाइमिंग लगातार आगे बढ़ रही थी। धमाके में बचे थे सिर्फ 5 घंटे। विक्रम ने ध्रुव से कहा, ड्राइविंग मुझे करने दो। ध्रुव ने बिना कुछ कहे सीट छोड़ दी और विक्रम ने स्टीयरिंग थाम ली और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और रात के अंधेरे में सुनसान हाईवे पर गाड़ी तेजी से दौड़ने लगी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगा। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की। डोभाल जी थे। डोभाल जी की आवाज एकदम शांत लेकिन तेज थी। विक्रम, मुझे सिर्फ 2 बातें बताओ। राणा किस एरिया में गया था और जब उसे गोली लगी तब उसने एग्जैक्टली क्या कहा था? विक्रम ने डोभाल जी को उस इलाके के बारे में बताया जहां राणा गया था और फिर बोला, सर, उसने सिर्फ इतना कहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट सुबह 9 बजे होगा। तभी विक्रम को कुछ याद आया और उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट आ गई। सर, वो आखिर में कुछ और कहने वाला था। उसने आ कहा और उसके बाद फोन कट हो गया। कुछ देर के लिए लाइन पर सन्नाटा छा गया। फिर डोभाल जी बोले, ठीक है विक्रम, जल्दी से कोई अपडेट मिले तो बताओ। और कॉल खत्म हो गई। विक्रम ने एक्सेलरेटर को और दबाया और गाड़ी रात के अंधेरे में तेजी से आगे बढ़ती रही। उधर डोभाल जी ने अपनी आंखें बंद की और कुर्सी पर पीछे की तरफ टिक गए। एक बार फिर से छोटा सा अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। डोभाल जी खड़े हुए और एक सिगरेट जलाई और आ से कनेक्शंस बनाने लगे। दिल्ली में आ से अक्षरधाम, अयोध्या, अहमदाबाद। नहीं, ये नहीं कहना चाह रहा था राणा। प्लान कुछ और ही है। वो कमरे में टहलने लगे और सोचने लगे, अभी ऐसा क्या है जिससे आतंकियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। फिर वो कड़ियां बिठाने लगे। ये सब बंगाल से हो रहा है। बंगाल इलेक्शंस में बीजेपी जीती है। मोदी जी विदेश में है, तो इस देश में अभी सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? अमित शाह। आ से अमित शाह। डोभाल जी के दिमाग ने कनेक्शंस बिठा लिए थे, लेकिन अमित शाह के घर पर हमला करना इतना आसान नहीं है। फिर भी उन्होंने तुरंत अभय सिंह को कॉल मिलाई। अभय उस वक्त जामा मस्जिद के पास अपनी टीम के साथ तलाश में था। डोभाल जी बोले, अभय, अपनी टीम में से 2 लोगों को अमित शाह के आवास के पास भेजो और पता करो कि वहां सब ठीक है। अभय ने तुरंत ऑर्डर पूरा किया और 2 लोगों को अमित शाह के आवास की तरफ रवाना कर दिया। डोभाल जी का दिमाग अब बहुत तेजी से चल रहा था। सुबह के 5 बज चुके थे। ब्लास्ट में सिर्फ 4 घंटे बचे थे। डोभाल जी ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और खुद को उन आतंकियों की जगह रखकर सोचने लगे, अगर मैं वो होता तो क्या करता। उधर विक्रम की गाड़ी बड़ी तेजी से मालदा सेक्टर की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। दरअसल जब विक्रम दिल्ली से निकला था तब वो अपने एसेट की लास्ट कॉल की लोकेशन सर्वेलेंस पर लगा आया था और अब वो लोकेशन आ चुकी थी। उसके एसेट की लास्ट लोकेशन बॉर्डर पार बांग्लादेश की तरफ दिख रही थी। सुबह के 6 बज चुके थे। ब्लास्ट में सिर्फ 3 घंटे बचे थे। बॉर्डर तक पहुंचने में अभी 1.5 घंटा और बाकी था। विक्रम ने एक्सेलरेटर और दबाया। 150,
160, 170, हर सेकंड कीमती था। उधर डोभाल जी ने बंगाल के नए सीएम से बात करके 3 सबसे जांबाज ऑफिसर्स को उस इलाके में भेजने का आदेश दिया जहां राणा गया था। कोलकाता की गलियों में तैनात तीनों ऑफिसर्स तुरंत एक्टिवेट हुए और राणा की लास्ट नोन लोकेशन तक पहुंच गए। इन तीनों की डायरेक्ट रिपोर्ट अभय सिंह को जानी थी। तीनों ऑफिसर्स उस इलाके में पहुंचे और थोड़ी देर तलाश करने के बाद उन्हें राणा की बॉडी गली में मिली। एक ऑफिसर ने बॉडी के पास घुटने टेके और ध्यान से देखा। कंधे पर गोली का घाव था और होठों पर साइनाइड के निशान। बाकी 2 ऑफिसर्स ने उस घर को लोकेट किया जहां राणा आखिरी बार गया था। घर बंद था, लेकिन दरवाजे के पास जमीन पर एक टोन सिम कार्ड पड़ा था जिसे किसी ने जल्दबाजी में तोड़कर फेंका था। एक ऑफिसर ने उस सिम के टुकड़े उठाए और पोर्टेबल डिवाइस से उसका IMEI ट्रेस किया। सिम तो डेड थी, लेकिन उससे लास्ट कनेक्ट हुए टावर की लोकेशन निकल आई। दिल्ली का टावर था। दूसरे ऑफिसर ने उसी टावर से कनेक्टेड एक्टिव नंबर्स को क्रॉस रेफरेंस किया तो एक नंबर बार बार सामने आया जो पिछले 48 घंटों में इसी लोकेशन से 3 बार कनेक्ट हुआ था। वो नंबर शाहीन बाग का था। तीनों ने तुरंत अभय सिंह को रिपोर्ट किया, सर, कनेक्शन शाहीन बाग से है। अभय ने यह बात तुरंत डोभाल जी को रिपोर्ट की। डोभाल जी ने बिना एक पल गवाए ऑर्डर दिया, जल्दी से शाहीन बाग की तरफ निकलो और कुछ भी अनयूजुअल दिखे तो तुरंत बताना। अभय अपने 2 साथियों को लेकर शाहीन बाग की तरफ निकल गया। सुबह हो चुकी थी, 7 बजने वाले थे। ब्लास्ट में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। उधर अमित शाह के आवास पर पहुंचे 2 ऑफिसर्स ने पूरे इलाके की छानबीन की, लेकिन वहां कुछ भी अनयूजुअल नहीं था। जब ये बात डोभाल जी तक पहुंची तो वो और भी गहरी सोच में चले गए। अगर अमित शाह के घर पर कोई खतरा नहीं है तो निशाना कहां है? डोभाल जी ने सिगरेट जलाई और मैप की तरफ देखने लगे। इधर विक्रम और ध्रुव मालदा पहुंचते ही एक लोकल सेफ हाउस में गए और कपड़े बदले। बांग्लादेशी लोकल वर्कर्स जैसे कपड़े, कोई भी देखे तो आम मजदूर लगे। विक्रम ने अपने एसेट की लास्ट नोन लोकेशन अपने मोबाइल के एनक्रिप्टेड मैप पर मार्क की और ध्रुव को दिखाई। दोनों बॉर्डर के उस पार बांग्लादेश में दाखिल हुए। लोकल मजदूरों की भीड़ में घुल मिलकर आगे बढ़ते रहे। वो लोकेशन एक पुराने वेयरहाउस के पास थी जो बाहर से बिल्कुल अबैंडन्ड लग रही थी, लेकिन विक्रम की ट्रेन्ड आंखों ने एक चीज नोटिस की। वेयरहाउस के बाहर जमीन पर हैवी व्हीकल के फ्रेश टायर मार्क्स थे जो कुछ दिन पुराने थी। विक्रम ने ध्रुव को इशारा किया और दोनों वेयरहाउस के पिछले हिस्से की तरफ बढ़े। अंदर कोई नहीं था, लेकिन एक कोने में फर्श पर केमिकल रेजिड्यू के निशान थे। वही स्पेसिफिक पैटर्न जो RDX हैंडलिंग के बाद छूपता है। विक्रम ने अपनी जेब से एक छोटी पोर्टेबल टेस्टिंग किट निकाली और सैंपल लिया। पॉजिटिव, यहीं से बम आया था, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा। तभी ध्रुव ने वेयरहाउस की दीवार पर एक पुराना कैलेंडर देखा जिस पर किसी ने एक डेट सर्कल की हुई थी, 16 मई, और उसके नीचे उर्दू में कुछ लिखा था। विक्रम ने उसकी फोटो ली और तुरंत दिल्ली HQ को एनक्रिप्टेड मैसेज भेजा ट्रांसलेशन के लिए। कुछ ही मिनटों में रिप्लाई आया, गृह मंत्रालय, सुबह 9 बजे। विक्रम का दिल एक पल के लिए रुका। बॉम्ब गृह मंत्रालय में था, लेकिन कहां, ये अभी भी पता नहीं था। तभी विक्रम को एहसास हुआ कि वेयरहाउस के बाहर कुछ साए हिल रहे हैं। वो पहचान गया, वो लोग ऑलरेडी यहां थे और उन दोनों को देख चुके थे। ध्रुव, एग्जिट अभी। दोनों तेजी से वेयरहाउस से बाहर निकले और भीड़ में घुसने की कोशिश करने लगे। पीछे से 2 आदमी उनके पीछे लगे थे। विक्रम ने एक तंग गली में मुड़कर पीछे देखा, वो लोग करीब आ रहे थे। तभी एक दबी हुई आवाज हुई, ध्रुव लड़खड़ाया। विक्रम ने पलटकर देखा, ध्रुव की टांग में गोली लगी थी और वो गिरने वाला था। विक्रम ने तुरंत उसका हाथ थामा और उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ता रहा। ध्रुव का पूरा वजन अब विक्रम पर था, लेकिन विक्रम रुकने वाला नहीं था। बॉर्डर सिर्फ कुछ 100 मीटर दूर थी। विक्रम ने ध्रुव को लगभग घसीटते हुए बॉर्डर पार की और जैसे ही भारतीय जमीन पर कदम रखा, ध्रुव बेहोश होकर उसके कंधे पर गिर गया। विक्रम ने तुरंत डोभाल जी को एनक्रिप्टेड कॉल मिलाई। सर, बॉम्ब गृह मंत्रालय में है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अभी अननोन है। एक पल की खामोशी, फिर डोभाल जी की आवाज आई, विक्रम, ध्रुव को मेडिकल तक पहुंचाओ और तुम अभी दिल्ली के लिए निकलो। सुबह के 8 बज चुके थे। ब्लास्ट में सिर्फ 1 घंटे बाकी थे।
उधर डोभाल जी ऑलरेडी गृह मंत्रालय के उस ऑफिस में अकेले थे। उन्होंने कड़ियां जोड़ ली थीं। बॉम्ब यहीं होगा, क्योंकि कल अमित शाह की बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ इसी ऑफिस में मीटिंग होनी थी और आतंकियों को यहीं ब्लास्ट करने में सबसे ज्यादा फायदा था। लेकिन बम को ढूंढना अभी बाकी था। डोभाल जी ने बॉम्ब को निष्क्रिय करने वाली टीम को भी बुला लिया था। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। उधर अभय भी अपनी टीम को लेकर शाहीन बाग पहुंच चुका था। अभय सिंह की आंखें और दिमाग बहुत तेजी से चल रहे थे। वो हर गली, हर चेहरे को स्कैन कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक BMW बड़ी तेजी से शाहीन बाग की गलियों में चल रही है। इतनी महंगी गाड़ी इस इलाके में, यह बड़ा अनयूजुअल था। अभय अपनी टीम के साथ उस गाड़ी के पीछे बढ़ने लगा। BMW एक टूटे फूटे घर के पास आकर रुकी। अभय कुछ दूरी पर खड़ा हो गया। गाड़ी का दरवाजा खुला और एक देश का जाना माना पॉलिटिशियन उसमें से उतरा और एक भारी बैग लेकर उस घर के अंदर घुस गया। यह देखकर अभय चौंक गया। उसने तुरंत डोभाल जी को यह बात रिपोर्ट की। डोभाल जी की आंखें चौड़ी हो गईं और उनके चेहरे पर पसीने की एक बूंद आई। कई सालों बाद। अगर इतना बड़ा पॉलिटिशियन इसमें शामिल है तो हमला कहीं ज्यादा बड़ा होगा जितना वो सोच रहे थे। उन्होंने अभय को ऑर्डर दिया, पहले बिना किसी आहट के बैकअप बुलाओ, उसके बाद आगे की कार्यवाही करना और पता लगाओ कि अंदर कौन कौन है। कोई भी वहां से निकलना नहीं चाहिए और यहीं से बॉम्ब की एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल सकता है। सुबह के 8:30 हो चुके थे। ब्लास्ट में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। डोभाल जी उस ऑफिस में अकेले खड़े थे और उनकी आंखें पूरे कमरे को इस तरह स्कैन कर रही थीं जैसे कोई ट्रेन्ड ऑपरेटिव हर इंच को देखता है। उनका दिमाग उन तमाम सूचनाओं को एक साथ प्रोसेस कर रहा था जो पिछले 12 घंटों में उनके पास आई थीं। राणा की अधूरी आवाज, बांग्लादेश का बंकर, स्पेशल सूटकेस और वो बॉम्ब जो कहीं इसी बिल्डिंग में छुपा था। अभय पहले ही बता चुका था कि शाहीन बाग में एक जाना माना पॉलिटिशियन उस घर में दाखिल हुआ है और यही बात डोभाल जी के दिमाग में लगातार घूम रही थी। ये पॉलिटिशियन कई सालों तक गृह मंत्रालय में एक सीनियर पोजीशन पर रह चुका था। इसका मतलब इस बिल्डिंग का कोना कोना इसे पता था। हर शाफ्ट, हर कॉरिडोर, हर ब्लाइंड स्पॉट, सब कुछ। और तभी डोभाल जी के 40 साल के इंटेलिजेंस करियर की सबसे पुरानी बात उनके दिमाग में आई। हर पुरानी सरकारी बिल्डिंग में एक ऐसी जगह होती है जो किसी भी मॉडर्न सिक्योरिटी ब्लूप्रिंट में दर्ज नहीं होती। एक ब्लाइंड स्पॉट जिसे टेक्निकली कोई भी स्कैनर डिटेक्ट नहीं कर सकता और उसे सिर्फ वही जान सकता है जो इस बिल्डिंग में कभी काम कर चुका हो। उन्होंने तुरंत होम मिनिस्ट्री के ओरिजिनल 1982 के आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स मंगवाए और मेज पर फैला दिए। उनकी उंगलियां नक्शे पर तेजी से चलने लगी। मेन एंट्रेंस, सिक्योरिटी कॉरिडोर्स, इलेक्ट्रिकल शाफ्ट्स, मेंटेनेंस टनल, एक एक चीज को ध्यान से देखा और तभी एक जगह उनकी उंगली रुक गई। बिल्डिंग के उत्तरी हिस्से में एक पुरानी मेंटेनेंस शाफ्ट थी जो 1982 के ब्लूप्रिंट में तो थी, लेकिन 1994 के रेनोवेशन के बाद के किसी भी रिकॉर्ड में उसका जिक्र नहीं था। यानी पिछले 30 सालों से ये शाफ्ट ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी और इसीलिए इसका कोई सिक्योरिटी कवरेज भी नहीं था। डोभाल जी ने तुरंत बॉम्ब डिस्पोजल टीम को वहां भेजा। शाफ्ट के तीसरे टर्न पर आयरन वॉल है, उसके पीछे कैविटी होगी। बॉम्ब वहीं है। टाइमर पर 18 मिनट बाकी थे। डोभाल जी खुद भी उस टीम के साथ शाफ्ट में दाखिल हुए। पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, कैविटी मिली और उसके अंदर वो बम। टीम लीडर की आवाज कांपी, सर ये नेक्स्ट जनरेशन RDX है, डुअल एंटी टेम्पर ट्रिगर है, एक भी गलत वायर कटी तो इमीडिएट ब्लास्ट होगा। डोभाल जी ने खुद घुटने टेक कर बम को ध्यान से देखा और शांत आवाज में कहा, प्राथमिक ट्रिगर को थर्मली आइसोलेट करो पहले, उसके बाद सेकेंडरी को मैन्युअली बाईपास करना। 9 मिनट, प्राथमिक ट्रिगर आइसोलेट हुआ। 4 मिनट, सेकेंडरी वायर आइडेंटिफाई हुई। 1 मिनट, एक तार कटा, टाइमर रुक गई। सर, न्यूट्रलाइज्ड। खतरा टल चुका था। उधर शाहीन बाग में अभय की टीम ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया था। हर एग्जिट पॉइंट कवर था। अभय ने ईयरपीस पर एक ही वर्ड कहा, मूव। अगले कुछ सेकंड्स में टीम अंदर थी और अंदर बैठे सभी लोग जमीन पर थे। वो पॉलिटिशियन, आदिल, तम्मा और बाकी सब के सब धर लिए गए।
डोभाल जी ने खिड़की के बाहर दिल्ली की उस सुबह को देखा जहां सब कुछ बिल्कुल आम था। किसी को नहीं पता था कि कुछ मिनट पहले क्या होने वाला था। जय हिंद।